वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए लेके आया हूं कुछ खास, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं पास। तो अब हम लोगों को इंटरनल वैल्यूएशन, पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990, उसके बारे में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट करें हम लोग अपना सफरनामा स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक रहेगा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि हम लोग एक क्वेश्चन से जितने भी समहाउ रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर मल्टीपल हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं, मल्टीपल अप्रोच आ जाती है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही जगह सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी? इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी ही क्यों ऑप्ट करी? तो जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने सोचा कि क्या हम लोग यहाँ पे यूएसएसआर के बेसिस पे क्या हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी यूज कर ले, जो कि मार्क्सिज्म थ्योरी या कार्ल मार्क्स के थ्रू हमारे यहाँ आती है। तो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें सोशल वेलफेयर करना है, मतलब लोगों के बारे में ज्यादा सोचना है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर सिर्फ लोगों के बारे में सोचेंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्री की कैसे होगी। फिर इन्होंने सोचा क्या सिर्फ यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज करें, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, जिसका मेन एम था टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तो क्या हम लोग ये काम करें कि भाई पैसे से पैसा कमाते जाए और कंट्री के लोगों के बारे में ना सोचे। बट जवाहरलाल नेहरू ने सोचा भाई ये कंफ्यूजन तो बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम काम करते हैं कि कुछ कैपिटलिस्ट का पार्ट ले लेते हैं और कुछ जो है वो सोशलिस्ट का पार्ट ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्ट की गई है मिक्स्ड इकोनॉमी, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए तो आंसर को समझने की दोस्तों हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसने ऑप्ट करी यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी, बिकॉज कारण क्या है, दिस सिस्टम एम्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन होगा तो सारे लोगों का अच्छा होगा। कैसे होगा भाई? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं मेनली चार, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। तो लैंड जिसके भी पास होगा उसको इसके बदले में मिलेगा अच्छा खासा रेंट। लेबर अगर काम करेगी तो उसको अच्छा खासा मिलेगा वेजेस। जिन भी बंदों के पास कैपिटल होगा उनको मिलेगा यहाँ अच्छा खासा इंटरेस्ट। और यहाँ पे जिनके पास भी भाई किसी चीज को बेचने की ताकत होगी, एंटरप्राइज ओपन करके बैठे होंगे या बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क होगा, एंटरप्रेन्योर होंगे, तो उनको इनके बदले में मिलने वाला है प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो भी नीड्स है वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे। एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन लार्ज स्केल, और इससे फायदा ये होगा कि लार्ज स्केल में बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो भले ही स्किल्ड लेबर हो या वो अनस्किल्ड लेबर हो, हर एक सेक्टर का इंसान क्या करेगा भाई, पार्टिसिपेट करेगा। जब पार्टिसिपेट करेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली हमारी पर कैपिटा इनकम भी कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी, जिससे कि हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। दिस सिस्टम अडॉप्टेड टू ब्रिंग टुगेदर, और दिस सिस्टम मतलब कि ये वाला जो सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी का, ये कहीं ना कहीं इसलिए लाया गया है ताकि बाकी सारे सिस्टम को एक साथ ला सके। हमारे पास ऑलरेडी दो सिस्टम थे, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम था और सोशलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम था। इन दोनों को मिला के ही मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम यहाँ पे लाया गया। ओके, द गुड एस्पेक्ट ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। अब यहाँ पे गुड एस्पेक्ट चाहिए हमें, कैपिटलिस्ट का भी कुछ फंडा चाहिए और सोशलिस्ट का भी कुछ हमें फंडा चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी आल्सो नेचुरली टेंड टू गिव प्रायोरिटी टू द नेशनल इंटरेस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अपलिफ्टमेंट की बात करती है, कंट्री कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकती है, कितने अच्छे से पूरे जो ड्रॉबैक्स है उसको खत्म कर सकती है। पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे हम लोगों के आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ले लेते हम लोग तो यहाँ ग्रोथ नहीं हो पाते, और अगर इन लोगों के लिए ज्यादा करने लग जाते तो ये कभी अपलिफ्ट ही नहीं होता। वो बोलते हैं जैसा चल रहा है, जहां चल रहा है वैसा अच्छा चल रहा है। ये सब परेशानियों को खत्म करने के लिए ही हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमी यूज करी गई, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। और हम लोग यहाँ पे एक चीज और समझे,
जब हम लोग मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पे बात हो जाती है, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये हो जाता है प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये हो जाता है पब्लिक सेक्टर। बट जब दोनों को मिलाते हैं, दोनों दोस्ती कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। द मॉडल इज नोन एज पीपीपी मॉडल। ये क्या होता है? पीपीपी मॉडल। जैसे कि आज अगर हम लोग बात करते हैं रोडवेज की, तो अच्छे खासे रोडवेज बन रहे हैं जो कि एनएचएआई बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट एनएचएआई इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, ये आउटसोर्स कर दे रहा है किसी प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी इसमें पैसा लगा रही है अच्छा खासा, टोल के थ्रू अपना पैसा निकाल रही है और फिर सरकार को वापस सरेंडर कर दे रही है। तो इस सिस्टम को कहा जाता है बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो सरकार से जमीन ली, जमीन पे रोड बनाया और उसके बाद सरकार को वापस कर दिया और अपना पैसा भी खुद ने ही निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ टोल प्लाजा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पीपीपी मॉडल जो है बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा है। और हम लोगों ने देखा कि जो रोडवेज है वो बीओटी मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो इस तरीके से ये कहानी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की हमें समझ में आ गई और एग्जाम में क्या लिखना है दोस्तों ये भी हमें समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, स्क्रीन पे दिया गया है, डिस्कस ब्रीफली ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है भाई? ग्रोथ का मतलब होता है वो सारी चीजें जो पहले कम थी अब ज्यादा दिख रही है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ। कहने का मतलब यह है कि पहले मान लेते हैं 2 किलोमीटर तक के हमें यहाँ पे ऑल वेदर रोड्स दिखती थी, उसके आगे कुछ नहीं दिखता था, बट धीरे धीरे करके वो रोड्स भी कनेक्ट हो गई। मैं बोलता हूं यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना हर एक गांव को शहरों की जो सड़कें हैं या तो हम लोग बोल सकते हैं रोड्स है जो नेशनल हाईवे उससे कनेक्ट कर दिया गया है। इससे फायदा ये हुआ है कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा वैसे वैसे इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे मेनली जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की होना जरूरी है। अगर ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है तो इकोनॉमी 70% पीछे चले जाती है। रीजन क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जो कि मेनली फोकस करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देने का काम करता है। अगर ये सेक्टर ही कनेक्टेड ना हो तो 70% एरिया तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो 30% से क्या करेंगे? इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कनेक्ट करने के साथ हमारी इकोनॉमी को भी क्या दिलवाता है? ग्रोथ दिलवाता है। तो जो ग्रोथ है एज एन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान, ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान का ये टास्क है क्या? ऑब्जेक्टिव है क्या? बिल्कुल है भाई। तो 5 ईयर प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होना चाहिए ग्रोथ, ताकि कंट्री की ग्रोथ के कारण लोगों की ग्रोथ भी पॉसिबल हो सके। और लोगों की ग्रोथ पॉसिबल होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए पैसा कमाना जरूरी है दोस्तों। चलिए समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक गोल ऑफ एन इकोनॉमिक प्लान। अगर आपने कोई प्लान बनाया है इकोनॉमी में जिसको हम लोग इकोनॉमिक प्लान कहते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसका सबसे बेसिक गोल जो है वो होना चाहिए ग्रोथ। अगर आगे बढ़ना ही नहीं है तो इकोनॉमिक प्लान का कोई भी यहां पे लेना देना नहीं है, मतलब कि कोई भी बेस नहीं होगा, बेसलेस बातें होंगी अगर इकोनॉमिक प्लानिंग में ग्रोथ की बात नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी फोकसेस ऑन द इंक्रीजेस ऑफ द जीडीपी। अब अगर बात करते हैं हम लोग इकोनॉमी में ग्रोथ की, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि आपकी जीडीपी बढ़ानी है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन अ टेरिटोरियल बाउंड्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। एक साल के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया गया है हमारे लोगों के द्वारा हमारे ही एरिया में, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में, और एक साल के अंदर उसको बोला जाता है जीडीपी। तो ग्रोथ का सीधा सीधा लेना देना है जीडीपी से। अगर जीडीपी ग्रोथ कर गई तो ऑटोमेटिकली अपनी कंट्री ग्रो कर जाएगी भाई ऑफ द कंट्री। जीडीपी इज अ वे टू मेजर द ग्रोथ। जीडीपी एक तरीका है कि आप मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को ऑफ एन इकोनॉमी। हायर द जीडीपी, जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ता चला जाएगा, द कॉमन पब्लिक कैन बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। इसके कारण फायदा यह होगा जो हमारे कॉमन पब्लिक है। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे सारा रोल जो होता है वो पब्लिक का होता है, पीपल का होता है, मतलब सिटीजन्स का होता है। सब कुछ उनके लिए किया जाए। जब लोगों के हाथ में पॉलिसीज आने लग जाएगी, लोगों के हाथ में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आने लग जाएगा, तो वो और ज्यादा चाहेंगे कि हमारी कंट्री ग्रोथ करे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही गवर्नमेंट दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि 5 ईयर प्लान का जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है वो है ग्रोथ। ग्रोथ के बिना
कंट्री को यहाँ पे मेजर नहीं किया जा सकता कि वो किस पोजीशन पे आज स्टैंड करती है। नेक्स्ट हम आता है एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो अब ये बोल रहा है कि 5 ईयर प्लान में जो मॉडर्नाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होना चाहिए भाई, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग दूसरी कंट्री जो बेहतर कर रही है उसके पीछे रीजन क्या है। हमारे पास रिसोर्सेस होने के बाद, लेबर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी हम लोग बेहतर नहीं कर पा रहे, तो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। तो ड्रॉबैक क्या है, उस ड्रॉबैक को खत्म करने का सिस्टम ही मॉडर्नाइजेशन है। तो बाहर की रिसोर्सेज, बाहर की टेक्नोलॉजी को समझ के वो चीजें हम लोग भी ऑप्ट करें और हम लोग भी उसको क्या करें भाई, अपलिफ्ट करें, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। मॉडर्नाइजेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में आप टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन कर दो। टेक्नोलॉजी करती क्या है दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी आपका समय बचाती है। जैसे मैं और आप बहुत कम समय में इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। अब ये किसके थ्रू हो पा रहे हैं दोस्तों, तो वो इंटरनेट के थ्रू हो पा रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हम दोनों कनेक्ट नहीं हो पाते और आपका सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला है वो आपको आसान नहीं लगता, बहुत टफ लगता कि सर इतना सारा पढ़ना, याद कैसे करेंगे, याद कैसा रहेगा। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन लेके आया हूं मैं दोस्तों यहाँ पे। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग ये, फिर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑलवेज सेव्स द टाइम ऑफ अ पीपल। हमेशा याद रखिएगा टेक्नोलॉजी समय बचाने के लिए आती है। अगर पहली बात करें हम लोग तो 1991 1992 में इतना बड़ा सेलफोन आता था, अब धीरे धीरे करके इतना सा बचा है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या करा, उसका साइज कम कर दिया, बट उसमें फीचर्स बहुत सारे बढ़ा दिए। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, हर चीज को आसान बनाने का भी काम करता है। तो मॉडर्नाइजेशन क्या कहता है, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी को एंटर करवाना ही कहलाता है मॉडर्नाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, इनोवेशन, इन्वेंशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे करके हम लोग इनोवेशन की बात करें, क्या नया कर सकते हैं। जितना था उतना तो ठीक है, मगर उससे क्या नया कर सकते हैं। इन्वेंट करने की बात करें, क्या नया बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और एडवांसमेंट की बात करें कि पहले जो टेक्नोलॉजी से उससे बेहतर क्या हो सकती है। तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इकोनॉमी का। प्ले अ ह्यूज पार्ट इन अपग्रेडिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अपग्रेड करने में अवर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को, एंड इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट। और हमारे पास जो भी आउटपुट है उसको रेज करने के लिए भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है यहाँ पे। वन एग्जांपल वुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स विच इंक्रीज द आउटपुट। अब हम लोग अच्छा एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर मॉडर्न होगा हमारा आउटपुट बढ़ेगा। 70 to 75% लोग आज भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर इनने सही से काम कर लिया, इनने मॉडर्नाइजेशन को यूज कर लिया, तो हमारी कंट्री को वर्ल्ड लीडिंग कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड हमारे पास, सबसे अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे पास, सबसे ज्यादा काम करने वाले हमारे पास, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी रखने वाले हमारे पास, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज्यादा यूथ जो है आज हमारी कंट्री में। बट डायरेक्शन लेस है। अगर उनको दे दिया जाए तो प्रॉपरली वो वर्क कर पाएंगे। तो यहां हम लोगों ने बात करी दोस्तों मॉडर्नाइजेशन की, कि हमारी मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से होगी, तो टेक्नोलॉजी के अपलिफ्टमेंट से ही होगी। और इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स मोर सक्सेसफुल ओनली इन 2 स्टेट्स। वाई। अब लैंड रिफॉर्म का मतलब यह हुआ कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे लगभग 200 साल, उनने अपने हिसाब से लैंड सेटलमेंट किया, अपने हिसाब से जमींदारी सिस्टम चलाई। नहीं चली तो उन्हें रेटवारी लाई, वो नहीं चली तो यहाँ पे महलवारी सिस्टम लाए। तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो बार बार चेंज करते रहे और अलग अलग तरीके से पीजेंट्स को हमारे यहाँ परेशान करते रहे। बट यहाँ पे उनके परेशान करने के बाद भी हम लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग नहीं छोड़ी और एट द एंड हम लोग यहाँ पे आजाद होते हैं ब्रिटिशर से। बट अब उनके जाने के बाद हमें किस तरीके से लैंड्स में रिफॉर्म करना है, उनके सिस्टम को हटा के अपने सिस्टम लाना है, वो सब कुछ आता है यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स में। बट ये लैंड रिफॉर्म 2 ही स्टेट में सक्सेसफुल रहे, बाकी स्टेट में सक्सेसफुल नहीं रहे। कुछ तो बेसिक रीजन होगा, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। बोलता है केरला और बंगाल जो है यहीं पे बहुत अच्छे से लैंड रिफॉर्म सिस्टम जो है एप्लीकेबल हो पाया।
was the two states where land reform was successful because these state government were committed to land reform policy. जो land reform policy थी उनको exactly वैसा का वैसा ही implement करा किन्ने, केरला ने और दूसरा वेस्ट बंगाल ने। बाकी स्टेट्स ने उनने बोल दिया कि ठीक है कर लेंगे, कभी हो जाएगा, इस तरीके से बात कर रहे थे। 100% उन पॉलिसीज को यहां पे ऑप्ट नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा यहां पे दोस्तों ड्रॉबैक था। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। वेयर एज द अदर स्टेट्स वर नॉट कमिटेड टू द पॉलिसीज, अदर स्टेट्स ने उन पॉलिसीज को बहुत हल्के में लिया और वो लोग कमिटेड नहीं थे कि जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी में लिखा हुआ उसको वो फॉलो करेंगे। अगर फॉलो कर लेते तो पूरा इंडिया जो है वो बहुत सक्सेसफुली सारी चीजों को यहां पे अपलिफ्ट कर पाता। सो ह्यूज इनइक्वालिटी कंटिन्यू इन द लैंड होल्डिंग, इसीलिए लैंड होल्डिंग में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। और फिर आगे चल के हमें पता है लैंड सीलिंग आया, मगर लैंड सीलिंग भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया। इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स निकल के आ गए थे। तो हर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं, बट लोग अगर जानकार हो, लोग अगर मान लेते हैं अलर्ट हो, तो लूप होल्स कहीं से कहीं तक के काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो इस तरीके से ये समझ में आया कि लैंड रिफॉर्म्स वाज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन ओनली टू स्टेट्स, फर्स्ट वन इज द केरला एंड सेकंड वन इज द वेस्ट बंगाल। बट ये दोनों स्टेट थे ये कमिटेड थे, इसीलिए यहां लैंड रिफॉर्म्स हो पाए, बाकी जगह पे ये नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, हाउ डिड गवर्नमेंट एंश्योर दैट द स्मॉल फार्मर्स आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और ग्रीन रेवोल्यूशन से जो छोटे किसान थे, मतलब जिनके पास जमीनें दोस्तों कम थी, उनको कैसे फायदा हुआ, किस तरीके से उनको मजा आने लगा एग्रीकल्चर में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता हमारे यहाँ 1966-67 में। ये यहां पे लाया गया था मैक्सिको से, और मैक्सिको में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग ने दो अलग अलग प्लांट्स के क्या लिए भाई, डीएनए लिए, उसको मिलाया और तीसरा नया प्लांट बनाया जिसको कहते हैं HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि कैपेबिलिटी भी ज्यादा रखता है मगर कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा थी। उसको इरिगेशन भी ज्यादा चाहिए, उसको फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा चाहिए और पैसा भी अच्छा खासा लगता था उसमें। तो इंडिया में इसको लेके आते हैं HYV सीड्स को MS स्वामीनाथन। इनने यहाँ पे 3 जगह पे इसको इंप्लीमेंट करा, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा है वेस्टर्न यूपी। बट ये यहाँ पे सक्सेसफुल रहा और आज हमारी कंडीशन ये है कि हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस है, हर चीज सरप्लस में है दोस्तों हमारे पास। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि खाने के लिए भरपूर है इंडिया के पास। हम तो खाएंगे ही अच्छे से, मगर दूसरी कंट्री को भी हेल्प कर रहे, दूसरी कंट्री के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं ग्रेन जुगाड़ करके दे रहे। तो ये आज स्थिति है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। धीरे धीरे करके क्या छोटे किसानों का इससे फायदा हुआ, ये नहीं हुआ, ये हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में। चलिए समझते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए क्या करा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे जितने भी किसान थे, फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उन लोगों को लोन देना शुरू करा। द फर्टिलाइजर्स एंड HYV, फर्टिलाइजर्स का मतलब वो सारी चीजें जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इसमें NPK यूज होता है, NPK यूज होता है, दूसरा DAP यूज होता है जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होता है यहाँ पे दोस्तों। HYV ऑफ द सीड्स वर सब्सिडाइज, और जो HYV सीड्स थे उनको सब्सिडाइज कर दिया गया, मतलब सस्ते दामों पे दूसरे किसानों को भी दिया गया, ताकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया में 70-80% ग्रीनरी मेंटेन रहे और हम लोग दूसरी कंट्री को भी खिला पाए। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ याद है हमें कि हम लोग हमेशा बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब जो भी मेहमान आएगा उसके खाने की व्यवस्था तो हम करेंगे, बट जो जाएगा उसकी भी तो व्यवस्था करें। तो उसके लिए भी हम लोगों ने इतना ज्यादा हैवी प्रोडक्शन करके रखा है कि उनका भी यहाँ पे फायदा होगा। ऑल्सो इजी एंड चीप क्रेडिट, अब यहाँ पे बैंकों को बोला गया है कि आप इजिली उनको क्रेडिट प्रोवाइड करें। यहाँ पे वॉज मेड अवेलेबल टू द फार्मर सो दैट दे कैन बाय एक्सपेंसिव फार्म इक्विपमेंट, जो बहुत महंगे इक्विपमेंट भी है जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर की मशीन हो गई, ये भी बहुत आसानी से क्रेडिट पे अवेलेबल है, जिससे कि ये अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और यहाँ पे देश का विकास भी होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, देश का मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ भी यहाँ पे होगी। टेक्नोलॉजी के कारण ही ग्रोथ और यहाँ पे हम लोग बात करें मॉडर्नाइजेशन हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सफर फ्रॉम टू ड्रॉबैक्स मेंशन देम। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझे दोस्तों कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इंपोर्ट और सब्स्टिट्यूशन।
इंपोर्ट का मतलब वो सारी चीजें जो हमें रिक्वायर्ड है और दूसरी कंट्री से हम लोग यहां मंगवाने वाले हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि उसको हटा के दूसरा लाना कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। मतलब बाहर से जो सामान मंगाया जा रहा है उसके बदले में हमारे यहां भी कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि वो प्रोडक्ट बिकना थोड़ा सा कम हो जाए और हमारे यहां के प्रोडक्ट बिकना थोड़ा सा ज्यादा शुरू हो जाए। इसके लिए बनाया गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में कि बाहर का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको 100% कंपीट करना पड़ेगा हमारे यहां के प्रोडक्ट से। तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं दोस्तों, यहां पे एडिडास मान लेते हैं, यूरोपियन कंट्री से इंडिया आता है, उसका रेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 1000 रुपए है, बट टैक्सेस लगने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कर देती है 2500 का। बट यहीं पे अगर बाटा, रिलैक्सो, पैरागॉन की बात करते हैं तो अगर ये शूज को सेल करते हैं तो इनका रेट रहता है मुश्किल से मुश्किल 400, 500, 600, बस इतना। तो यहां पे अब उस एडिडास की जो भी इक्विपमेंट है या जो भी वो लेके आ रहा है, स्पेयर पार्ट्स लेके आ रहा है, गुड्स लेके आ रहा है, जो भी लेके आ रहा है वो यहाँ पे महंगा होगा, लगभग 50% ज्यादा महंगा होगा और 50% ज्यादा सस्ता होगा हमारे यहाँ का गुड। तो इस तरीके से उसको यहाँ आके क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को ही कहा जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें भाई कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जब लाया गया हमारे यहाँ तो भी इसके कुछ ना कुछ दो ड्रॉबैक्स थे, वो क्या थे हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब ये यहाँ पे समझते हैं, पहला, the domestic industries were not exposed to internationally competitive industries। अब हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं थी, ना तो इतना अच्छा खासा रॉ मटेरियल था, ना हमारे पास स्किल्ड लेबर थे। ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हुआ हमारे लिए, विच मेड देम इनएफिशिएंट। तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट बना दिया गया हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, क्योंकि कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स में हमारी कमियां रह गई दोस्तों। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बिकॉज बिकेम लेस इनोवेटिव। और लेस इनोवेटिव मतलब वो नया कुछ नहीं करना चाह रहे थे, जैसा चल रहा है, जो चल रहा है वो चलने दो भाई। यहाँ पे देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिक्लाइन, इसके कारण जब वो नया नहीं कर पाए तो दूसरे मार्केट ने, यूरोपियन मार्केट ने, हम लोग बात करें ब्रिटेन में बात करें, हम लोग नॉर्थ अमेरिका में बात करें, साउथ अमेरिका में बात करें, इन लोगों ने इसका फायदा उठाया और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से नए नए प्रोडक्ट बनाना शुरू करा। इसके कारण हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ गई दूसरी कंट्रीज पे, और ये कहीं ना कहीं दो डीमेरिट्स थे जिसके कारण इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी यहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, हाउ वाज द लाइसेंसिंग पॉलिसी। दिमाग में तो सबसे पहले ये आना चाहिए लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या थी। तो 1950 से लेकर 1990 लगभग 4 डिकेड तक के हमारे यहां कहा गया कि सारा काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेगी, या तो हम लोग बोल सकते हैं हमारी जो इकोनॉमी होगी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को काम दिया जाएगा। इसका कारण भी था, क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, दूसरा मार्केट इतना अच्छा नहीं था कि अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहां पे सामान बिक जाएगा। तो ये दो एडवांटेज थे गवर्नमेंट सेक्टर को, दो डिसएडवांटेज थे किसको भैया, प्राइवेट सेक्टर को। तो बोलता है हाउ वाज द लाइसेंसिंग पॉलिसी मिसयूज बाय सम इंडस्ट्रियल हाउसेस। अब इंडस्ट्रियल हाउसेस ने इसको किस तरीके से मिसयूज किया ये हम लोगों को बताना है। द लाइसेंस पॉलिसी वाज मिसयूज बाय द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे उन लोगों ने इसका मिसयूज किया। किस तरीके से, इट वाज फाउंड दैट ऑफ्टन द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑब्टेन्ड लाइसेंसेस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म। इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी लाइसेंस लेते थे उससे वो नई फर्म को स्टार्ट नहीं करते थे, बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉम्पिटिटिव फर्म फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। इससे ये करते थे कि जो भी नई कंपनी आने वाली है वो आ ही ना पाए, उनका कंपटीशन ना बढ़ पाए, इसीलिए वो कहीं ना कहीं लाइसेंस का मिसयूज करते थे दोस्तों। मोर ओवर द लाइसेंसिंग सिस्टम वाज इनएफिशिएंट एंड करप्टेड। और लाइसेंसिंग सिस्टम क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में था, उनकी मोनोपोली थी, इसीलिए वहां उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता था। इसका यहां पे फायदा उठाया मॉडर्न जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने, और इस तरीके से लाइसेंस पॉलिसी का क्या होता है दोस्तों, मिसयूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे जिसका नाम आ गया है भाई क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एसएसआई इंडस्ट्रीज का क्या रोल था। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि एसएसआई लेके कौन आया। तो एसएसआई लेके आए कर्वे कमेटी। कर्वे कमेटी ने यह कहा कि भाई हर घर में अगर इंडस्ट्री चालू हो सकती है, इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर 70% लोग आज रूरल एरियाज में रह रहे हैं और 70% में इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन कितना हैवी होगा, कितना ज्यादा फायदा होगा। तो हर घर में इंडस्ट्री होने से हर घर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसमें वो छोटा सा बच्चा और जो बुजुर्ग है इन
सबका एक्सपीरियंस और सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो चीजों को यहाँ पे बनाना और बेचना सारा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो एसएसआई जो है हमारे लिए वरदान साबित हुआ और कर्वे जी ने बहुत अच्छा काम किया भाई हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एसएसआई ने यहाँ पे एज फॉलोज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, मेनली फोकस करते थे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेबर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारे यहाँ कम होगा। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमें यह पता है कि हमारे देश में पैसा कम है मगर मेहनत करने वाले कम नहीं है, हमारे यहाँ काम करने वाले कम नहीं है, हमारे यहाँ शिद्दत से जो पैशनेट वर्क करने वाले उनकी कमी नहीं है, ठीक है ना, ईमानदारी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। दे आर लेबर इंटेंसिव, दे यूज मोर मैन पावर देन मशीन्स। हमारे यहाँ मैन पावर ज्यादा है मगर मशीन जो अवेलेबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैपिटल अवेलेबल, ठीक है। दे क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे देखा गया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए एसएसआई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने की क्या जरूरत है भाई, बचाएंगे तभी तो जो बिग हाउसेस है जो मोनोपोली क्रिएट करके बैठे हैं उनकी मोनोपोली यहां पे दोस्तों खत्म हो जाएगी। सेट द स्टेप्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट फॉर देयर ग्रोथ। सरकार क्या करना चाहती है, किस तरीके से इनको बचाना चाहती है, ये सारे स्टेप जो है हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको मैं एसएसआई बोल रहा हूं, दिमाग में बात याद रखनी है, कर्वे कमिटी आर दोज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोविजन एंड प्रोडक्शन आर डन ऑन अ स्मॉल एंड माइक्रो साइज। इसमें कह दिया गया है कि भाई आप जो भी चीजें बनाएंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोविजन और जो प्रोडक्शन है वो हमेशा माइक्रो या स्मॉल स्केल पे होगा। इसको कभी भी मेजर स्केल पे या मैक्रो लेवल पे हम लोग इसको नहीं लेके जाएंगे जिससे कि इनकी इस चीजों में क्या बनी रहे, मोनोपोली बनी रहे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल इंक्लूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, नैपकिन्स, नीलेक्स, ठीक है, चॉकलेट्स, टूथपिक्स, वाटर बॉटल्स, मिनिएचर टॉयज, पेपर्स एंड पेंसिल एंड ऑल आर अवेलेबल। तो ये जितने जैसे छोटे छोटे से इक्विपमेंट्स है वो सारे बनाए जाएंगे, हैवी इक्विपमेंट यहाँ बनाए ही नहीं जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाया गया है छोटे छोटे गुड्स बना के। बड़े गुड्स बनाएंगे तो वो फिर कंपटीशन होगा बड़ी कंपनियों के साथ, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए उनको कहा गया कि इतनी ही चीजें आप बना सकते हो एसएसआई के अंडर। Why was goal of equity? इक्विटी का मतलब होता है भाई सभी का एक साथ विकास होना, सभी का एक साथ डेवलपमेंट होना, मतलब देयर इज लेस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर क्लास। ओके, इक्विटी नॉट फुल्ली अचीव्ड इवन आफ्टर एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। बिचौलों को हटाने के बाद, कमीशन एजेंट को भगाने के बाद और ब्रोकर्स को भगाने के बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरमीडिएरीज का रोल रहा। इक्विटी अभी भी क्रिएट नहीं हुई। क्या था ऐसा कारण जिसके कारण इक्विटी अभी भी क्रिएट नहीं हो पाई? हाउएवर द गोल ऑफ इक्विटी या हम लोग बोले इक्वली वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज को हटाने के बाद भी कहीं ना कहीं सिस्टम जो है लैक करता रहा। एज जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया, जमींदार के पास आज भी बहुत सारी जमीनें हैं, वो खत्म होगा तो एक ही तरीके से होगा, वो होगा लैंड सीलिंग से। लैंड ड्यू टू लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन, कहीं ना कहीं जो सिस्टम बनाए गए थे उसमें बहुत ही ज्यादा क्या थे, लूप होल्स थे। लूप होल्स का मतलब होता है कि उससे बाहर निकलने के तरीके, मतलब कि ड्रॉबैक्स को ही हम लोग दोस्तों यहाँ पे लूप होल्स बोल सकते हैं। तो लेजिस्लेशन में जो लूप होल्स थे उसका फायदा इन जमींदार ने उठाया, अपने ही लोगों के नाम पे जमीनें कर दी और एक परिवार के नाम पे नहीं, लोगों के नाम पे अलग अलग क्या हो गई, जमीनें हो गई। तो इंडिविजुअल्स के नाम पे जमीनें होगी तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि लॉ ही ऐसा बना था कि एक इंडिविजुअल के नाम पे इतनी जमीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो सरकार उसको सीज कर लेगी। बट यही इन लोगों ने फायदा उठाया और अपनी जो इकट्ठा जमीनें थी एक के नाम पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू प्रमोट इक्विटी, कहीं ना कहीं लैंड सीलिंग का पर्पस ये था कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रिच और पुअर के बीच में। रिच और पुअर के बीच में अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता तो
हमारी कंट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाती। आज काउंट ऑन फिंगर जो है बिजनेस टाइकून्स है हमारे पास, जिनके पास पूरे इंडिया की 90 to 95% पूरी की पूरी संपत्तियां है दोस्तों यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हमें पता चला कि एग्रीकल्चर में क्या चाहिए भैया, हमें यहाँ पे इक्विटी चाहिए एंड रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। और हम लोग चाहते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड है, मतलब जो संपत्तियां है, मतलब लैंड वाली जो संपत्तियां है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, इसकी पूरी पावर जो है सभी के पास रहे और सभी का इसमें क्या हो दोस्तों, फायदा हो सके। ठीक है ना। चलिए, यहां पे समझ में आ गया भाई सब कुछ। तो अब हम लोग बात करेंगे भाई, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है हमसे, बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ये तीनों बात तो इनने बहुत सही कही कि भैया जो ऑब्जेक्टिव है हमारे वो तीन होने चाहिए, देश के लिए, कंट्री के लिए और डेवलपमेंट के लिए। पहला ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये हुआ कि आत्मनिर्भर, हम अपने पैरों पे खड़े रहे, हम अपनी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी खुद बना पाए, इसको बोलते हैं यहाँ पे सेल्फ रिलायंस। may not improve the kind of life, इनसे ही सिर्फ लाइफ जो है वो चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ इनसे, मतलब कि कुछ और भी चाहिए जिसके कारण लाइफ पूरी 100% जो है वो इंप्रूव हो सकती है। Until and unless the fourth objective, जब तक के फोर्थ ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आएगा तब तक के ये कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। तो वो फोर्थ ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का क्या होना चाहिए, उसको क्यों अचीव करना जरूरी है। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। तो भैया हमें पता है कि जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इक्विटी हमारा, और इक्विटी का मतलब होता है देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन लेस इकोनॉमी। डिस्क्रिमिनेशन लेस का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और डिस्क्रिमिनेशन किसके बीच में होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ होगा, जो कि रिच और पुअर के बीच में होगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए हम लोग समझे, द फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स नेमली ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस मे नॉट इंप्रूव पीपल्स लाइफ। इनके कारण कहीं ना कहीं पीपल्स की लाइफ पूरी तरीके से इंप्रूव नहीं होगी, मगर लाइफ इंप्रूव तो होगी। ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं कि लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, इंप्रूव तो होगी मगर पूरी तरीके से नहीं होगी दोस्तों। So it became essential to make sure that all sections of the economy has availability of benefits of economic prosperity। अब ये बोल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी मिल रही है या इकोनॉमिक जो हमें अपलिफ्टमेंट मिल रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में होना चाहिए। अगर पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में नहीं होगा तो सभी लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब डेवलपमेंट सभी का नहीं होगा तो कंट्री के डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन की हम लोग बात दोस्तों यहां पे नहीं कर सकते। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो कि इक्विटी है ये बहुत जरूरी है और हमारे 5 ईयर प्लान में ये मेन मुद्दा होना चाहिए कि इक्विटी के बिना यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप को डेवलप्ड नेशन या डेवलप कंट्री नहीं बना सकती और लोगों का इसमें बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ सकता, पर कैपिटा इनकम यहां पे नहीं बढ़ सकती। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, स्क्रीन पे आ चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस द सक्सेस इन 2 फेसेस। कमेंट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1966-67 में। नॉर्मन बोरलॉग नाम याद रखना है मुझे, मैक्सिको के ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। इंडिया में इसको लेके आए यहाँ पे एमएस स्वामीनाथन, बट इसको इंडिया में जब लाए गए तो 2 फेसेस में लाए गए। वो किस तरीके से लाए गए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हुए ये हम लोगों को बताना है। द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक बेनिफिटेड द इंडियन इकोनॉमी इन, क्या क्या फायदे हुए हम लोग इसकी यहां पे बात करेंगे दोस्तों। ये कहता है कि जो आपने काम किए हैं वो 2 फेसेस में करें, या इंडिया को जो फायदा हुआ है वो 2 तरीके से हुआ है। कैसे? ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज द यूसेज ऑफ HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है उसको बोलते हैं HYV सीड्स, वर रेस्ट्रिक्टेड टू एफिलेंट स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में ही इसको यहां पे अप्लाई करा गया क्योंकि इसको बहुत अच्छा इरिगेशन चाहिए, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए, दूसरा पैसा भी अच्छा खासा लगेगा। तो रिच जो लैंड ओनर्स होते थे या टेनेंट्स होते थे या जो हम लोग लैंड होल्डर्स बोले जिनके पास भी पैसा अच्छा खासा होता था वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक तमिलनाडु द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली वर बेनिफिटेड, मगर मैक्सिमम बेनिफिट उनका हुआ जो कि राबी क्रॉप्स लगाते थे जिसमें कि वीट सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा क्या कारण था भाई? ड्यूरिंग द सेकेंड फेज द HYV
HIV सीड्स वर स्प्रेड टू मोर स्टेट्स एंड दे वर बेनिफिटेड। पहले तमिलनाडु में ये एक्सपेरिमेंट करा, फिर धीरे धीरे करके दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि एक साथ सारे स्टेट्स में अगर इसको हम लोग अप्लाई करते तो हो सकता है कहीं ना कहीं ड्रॉबैक निकल के आ सकता था, हो सकता है इंडिगो की तरह काम हो जाता, क्योंकि इंडिगो हमें पता है कि इंडिगो लगाने के कारण 2-3 साल के अंदर जो लैंड है वो बैरन में कन्वर्ट हो जाती है, भाई प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसके लिए गांधी जी ने भी एक रिवॉल्ट करा था जिसको बोलते हैं चंपारण रिवॉल्ट 1918, या हम लोग बोल सकते हैं इंडिगो रिवॉल्ट, कि 3 काठिया सिस्टम को बंद किया जाए, कंपलसरी कमर्शियल क्रॉप लगाना बंद किया जाए, हमारे देशों की जमीन जो है वो बचाई जाए। ऐसे ही इस तरीके से भी यहाँ पे HIV सीड्स में भी हो सकता था कि यहाँ पे नुकसान हो जाए, तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने पहले तमिलनाडु और फिर बाकी स्टेट्स में इसको अप्लाई करा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन द स्क्रीन क्या बोलता है भाई आपसे, डिस्कस एनी 3 अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या क्या फायदे हुए दोस्तों यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण, ये सारे हम लोग को दोस्तों यहाँ पे बताने हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। द मेन अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सबसे अच्छा एडवांटेज जो हुआ इसके आने के कारण वो ये था कि हमारा जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी थी, जो एफिशिएंसी वो सारी बढ़ गई दोस्तों। यहाँ पे ये बढ़ने के कारण कंट्री में कहीं ना कहीं ये आ गया कि हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोगों के पास ये बहुत अच्छा वेल्थ का सोर्स है। अभी तक के हम लोग सोचते थे कि ये जमीन से कुछ होता नहीं है, बट अब जमीन इतना दे रही है कि आप सोच नहीं सकते। इन 1965-66 प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज 33.89 लाख टन। सिर्फ कितना था? 33.89 लाख। बट बढ़ते हुए 1980-81 में गए, द आउटपुट बिकम 119 लाख टन। तो लगभग हम लोग बात करें यहाँ पे तो 3 to 4 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, जो कि मेहनत से आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि भैया बैठे हुए हैं अपने आप फल लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मेहनत है। सबसे रिस्की जो बिजनेस है वो है सिर्फ एग्रीकल्चर। इसके अलावा इससे बड़ा रिस्की बिजनेस बना ही नहीं, क्योंकि ये टोटली सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंडेंट है। आगे बात करते हैं। द अनदर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज द प्लोइंग बैक ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर। अब पहले क्या होता था, लोगों को विश्वास उठ चुका था कि एग्रीकल्चर से भी हमारे पास कुछ आ सकता है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ रे ऑफ होप। कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखी और इन लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू करा, और आज हमारी इंडिया की स्थिति यह है कि हमारे बफर स्टॉक हमेशा भरे रहते हैं। हमें हमेशा किसी को देने की ताकत रखने के लिए मौका मिला है। मतलब हम लोग ग्रेन जो है दूसरों को बांटते हैं। हमारे यहाँ BPL जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको PDS के थ्रू आज ग्रेन्स मिल रहे हैं बहुत ही सस्ते दामों पे। 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल, जो कि सबसे मिनिमम होता है। राइट टू फूड मिला हमें। तो ये सब किसकी बदौलत है? ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन की बदौलत है। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आता तो ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पे नहीं हो पाती। ये बातें हमें याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आ चुका है। हाउ वर द इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? तो सबसे पहला जो IPR आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, वो आता है 1948 में, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कैसे काम चल पाएगा। हमें 2 और सेक्टर्स पे भी फोकस करना चाहिए, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग, या हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और जो थर्ड सेक्टर है वो है हमारा टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर दोस्तों। तो यहाँ पे ये बातें हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग समझते हैं कि भाई ये IPR में इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो इंडस्ट्रीज को यहाँ पे 3 स्केड्यूल में बांटा गया, स्केड्यूल A, स्केड्यूल B और स्केड्यूल C। स्केड्यूल A में 17 इंडस्ट्रीज डाली गई, जो कि सिर्फ स्टेट ओन्ड रहेगी, मतलब स्टेट ही उसको संभालेगा, सारा कार्यक्रम जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। दूसरी जो थी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्केड्यूल B, उसमें 12 इंडस्ट्रीज डाली गई, जिसका सारा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। और तीसरा स्केड्यूल C, जिसमें दोनों मिलके काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे काम करेगी। तो चलिए आंसर क्या लिखना है समझे हम लोग। अकॉर्डिंग टू IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन, या हम लोग रिजोल्यूशन बोले यहाँ पे, ये 1956 में क्या हुआ भाई, तो ये एक तरीके से रिवॉल्ट हो गया कि भाई या क्या इंडस्ट्रीज काम करने वाली है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली नंबर 1 यहाँ पे हम लोग बात करें स्केड्यूल A, जिसमें इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज के अंदर आएगी, और लगभग 17 इंडस्ट्रीज इसमें ली गई। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्केड्यूल B की, जिसमें इंडस्ट्रीज जो है मिक्स्ड एंटरप्राइजेस की तरह काम करेगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, और लगभग 12 इंडस्ट्रीज इसमें लाई गई। स्केड्यूल C में इंडस्ट्रीज लाई गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके से 3 स्केड्यूल में बांटी गई
है इंडस्ट्री, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी। तो ये याद रखना है हम लोगों को, जो स्केड्यूल है वो 3 है, ए, बी और सी। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये 1956 का जो रेजोल्यूशन हुआ था आईपीआर का, उसके अकॉर्डिंग है। इसके पहले रेजोल्यूशन हुआ था 1948 में। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड सीलिंग? तो किसी इंडिविजुअल के पास कितनी जमीन होनी चाहिए ये सरकार डिसाइड करेगी। उससे ज्यादा होगी तो उससे ले ली जाएगी, उसको कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा और उस अमाउंट को देने के बाद वो जमीन को लोगों को बांट दिया जाएगा जो कि पुअर कंडीशन में है। हो सकता है उनके पास जमीन ना हो या हो सकता है बहुत कम हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो। तो इस तरीके से जमीनों को बांटना कहलाता है लैंड सीलिंग। मगर पहले लो तो पहले उनके पास से लिया जाए जिनके पास एक्सेस है और उनको दिया जाए जिनके पास डेफिसिट है। तो इस बैलेंस सिस्टम को हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे लैंड सीलिंग एक्ट। क्या बोलते हैं? लैंड सीलिंग एक्ट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ ए लिमिट। लिमिट फिक्स कर देना कि किसके पास कितनी लैंड होना चाहिए। विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल के पास कितनी लैंड होनी चाहिए ये डिसाइड करना है। बट डिसाइड कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, ये करेगी गवर्नमेंट दोस्तों। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन आर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। अगर एक बंदे के पास ज्यादा है लिमिट से लैंड तो उसको क्या किया जाए यहां पे भैया? उससे सीज कर लिया जाए। एंड अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टीवेटर एंड द स्मॉल फार्मर। जो स्मॉल फार्मर्स है और जो यहां पे लैंडलेस कल्टीवेटर्स है उन तक के ये लैंड को पहुंचाया जाए ताकि यहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो खत्म हो जाए। 5 ईयर प्लान में जो फोर्थ पिलर था जिसका नाम था इक्विटी, वो क्रिएट हो सके और सबका स्टैंडर्ड लिविंग हो सके, बढ़ सके, सबका साथ सबका विकास हो सके। सब लोग मिलके काम करेंगे तो कंट्री को आगे बढ़ने से, डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सबका साथ सबका विकास बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों के क्वेश्चन आंसर की जो एक पूरी सफरनामा का सिस्टम था ये समाप्त होता है यहाँ पे। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।